क्या होता है बीटीएस यानी कि बिलियरी ट्रैक्ट कैंसर? तो पित्त की नली का कैंसर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इसके बारे में बात करना इतना जरूरी है? उसका कारण यह है 31 to 32,000 यानी 31 से 32,000 केसेस नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम ने रजिस्टर किए हैं, जो कि बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है और हर साल बाय साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। क्या आप जानते हैं आपके शरीर का एक बेहद इंपॉर्टेंट ऑर्गन लिवर से जुड़ा होता है गॉल ब्लैडर और उसी से जुड़ी होती है पित्त नली यानी कि बाइल डक्ट। अगर आपको पता चले कि इसमें कैंसर हो गया है, बहुत ही डेंजरस है, पर ये जो कैंसर है आपको पता तब लग पाएगा जब आप इसके लक्षण जानेंगे। इसके लक्षण इतने सामान्य हैं कि जब तक आप डायग्नोस कर पाए तब तक हो सकता है बहुत ज्यादा देर हो चुकी हो या ये बीमारी आपके शरीर में काफी ज्यादा बढ़ चुकी हो। इसीलिए बिलियरी ट्रैक्ट कैंसर को साइलेंट लेकिन गंभीर कहा जाता है और यही वजह है कि इससे जागरूकता जो जुड़ी हुई है वो आज के समय में बहुत ज्यादा कम है, पर इसके जो केसेस हैं वो समय के साथ साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। इसीलिए इस बीमारी के बारे में सरल भाषा में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर पुलकित नाग, सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी। डॉक्टर हमें बताएंगे कि इससे जुड़े क्या कारण हैं, क्या लक्षण है, साथ ही साथ में इसका क्या इलाज है और इससे जुड़ी जितनी भी मेडिकल एडवांसेस हैं उसके बारे में डॉक्टर हमें बताएंगे। डॉक्टर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि क्या होता है बीटीएस यानी कि बिलियरी ट्रैक्ट कैंसर और इसको बहुत ही रेयर बट चैलेंजिंग क्यों कहा जाता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि पित्त की नली का कैंसर यानी कि बिलियरी ट्रैक्ट कैंसर। तो पित्त की नली का कैंसर और बिलियरी ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को उसके बारे में बताना चाहूंगा। तो बिलियरी ट्रैक्ट के अंदर इंक्लूड होता है बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर और एम्प्यूला ऑफ वेटर। एम्प्यूला ऑफ वेटर एक सी शेप लूप होता है जहां पर बिलियरी ड्रग पास होती है और इसके इस किसी भी इस तीनों में से अगर कहीं भी कैंसर पाया जाता है तो उसको बोलते हैं बिलियरी ट्रैक्ट कैंसर यानी पित्त की नली का कैंसर। तो पित्त की नली का कैंसर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इसके बारे में बात करना इतना जरूरी है? उसका कारण यह है कि इसके जो लक्षण होते हैं वो सिम्टम्स होते हैं शुरुआती दौर में, शुरुआती स्टेज में इतने सामान्य होते हैं कि कभी कभार हमारी मरीजों को ये पता नहीं होता कि वो इस कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। जब ये कैंसर हमको एडवांस स्टेज में पता लगता है तो इसका रूप इतना भयानक या डेंजरस हो जाता है कि उस वक्त ये बीमारी का इलाज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए आज के मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बाइल डक्ट कैंसर में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं अर्ली स्टेज में, लेट स्टेज में क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे हम इसके बारे में जांच कर सकते हैं और क्या हम इसका इलाज आगे महत्वपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, चूंकि इसको एक बहुत ही साइलेंट लेकिन गंभीर बीमारी कहा जाता है, तो मुझे जानना है कि इसके पीछे के जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो क्या है, क्या सिम्टम्स हैं और साथ ही साथ में एडवांस स्टेज पे अगर कोई पेशेंट है तो उसकी क्या हालत होती है? बिल्कुल, देखिए किसी भी कैंसर के लक्षण जानना बहुत जरूरी है ताकि हम उसको सही समय पे पता कर सके। इस कैंसर के लक्षण के बारे में बात करने के पहले मैं कुछ बातें ये भी बताना चाहूंगा कि ये कैंसर सामान्य रूप से कॉमनली कहाँ पाया जाता है। क्योंकि हम गॉल ब्लैडर कैंसर, बिलियरी ट्रैक्ट कैंसर, पित्त की नली के कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे देश में एक नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम है जिसका ये काम होता है कि पूरे देश में कौन से कैंसर की तादाद कितनी है, कितने इसके नए केसेस पाए गए हैं और ये किस जगह पर कहाँ बढ़ रहा है, उसके हिसाब से देखा जाए तो लगभग 31 to 32,000 यानी 31 से 32,000 केसेस नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम ने रजिस्टर किए हैं बिलियरी ट्रैक्ट कैंसर के। और उनके सर्वे में यह पाया गया है कि यही कैंसर मोस्ट कॉमनली आसाम, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया यानी कि दिल्ली में मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो क्या ऐसा कारण है कि उत्तर पूर्वी भारत में इस बीमारी के पेशेंट्स सबसे ज्यादा मौजूद हैं? देखिए, बिलियरी ट्रैक्ट कैंसर के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट में पाया जाता है? इसका मुख्य कारण है पल्यूटेड वाटर, यानी कि जो कंटामिनेटेड वाटर होता है जिसमें कि पत्थरों की मात्रा, स्टोन्स की मात्रा, जिसको हम हार्ड वाटर बोलते हैं, वो उस एरिया में मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। दूसरा कारण है पित्त की थैली में पत्थर, यानी कि गॉल ब्लैडर स्टोन।
ये भी एक बहुत मुख्य कारण है जो कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर कॉमनली पाया जाता है और इसीलिए महिलाओं में किसी कारण से गॉल ब्लैडर स्टोन ज्यादा पाया जाता है और इसी कारण से उनमें बिलियरी ट्रैक्ट कैंसर की संभावना भी ज्यादा होती है। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट इलाकों में स्मोकिंग का प्रचलन थोड़ा ज्यादा है और वो भी एक मुख्य कारण है बिलियरी ट्रैक्ट कैंसर का। साथ ही साथ अल्कोहल, ओबेसिटी, कम एक्सरसाइज करना, वजन बढ़ाना, ये भी कारण है जो कि आंतों में सूजन करता है पित्त की थैली में और उस कारण से बिलियरी ट्रैक्ट कैंसर इन एरिया में ज्यादा पाया जाता है। डॉक्टर साहब, नॉर्थ ईस्ट के नंबर्स की मैं बात करूं तो नंबर्स जैसा कि आप बता रहे हैं कि काफी ज्यादा हैं, पर पूरे भारत में बीटीसी के अभी कितने पेशेंट्स मौजूद होंगे, क्या संख्या है उन मरीजों की? लगभग जैसे मैंने बताया कि नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम ने ये बताया है कि अराउंड 31 से 32 हजार न्यू केसेस हम रजिस्टर कर रहे हैं, तो जो कि बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है और हर साल बाय साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि इसके जो लक्षण होते हैं वो बहुत ज्यादा सामान्य हैं, तो ऐसे कौन से पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जिससे ये बीमारी बढ़ रही है या किसी के शरीर में पैदा हो रही है? देखिए, कैंसर भले एक भयानक बीमारी है, लेकिन कैंसर होने के पहले बहुत लंबा समय लगता है कोई छोटी बीमारी कैंसर के रूप में तब्दील होने में। तो अगर मैं मुख्य कारण की बात करूं तो मोस्ट कॉमन कारण है जो ये पित्त की नली की सूजन, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन। इसका कारण है, एक वर्ड होता है प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस, यानी कि पित्त की थैली में कुछ ऐसा इन्फेक्शन हो जाए जिसकी कारण से इससे सूजन आ जाए और वो सूजन धीरे धीरे तब्दील होती है कैंसर में। इसके कारण जैसे मैंने कुछ मुख्य कारण और बताए, धूम्रपान, स्मोकिंग, अल्कोहल, जो कि इस इन्फ्लामेशन को और इन्फेक्शन को और बढ़ाता है और धीरे धीरे कैंसर के रूप की तरफ आगे बढ़ता रहता है। कुछ ऐसे इन्फेक्टिव एजेंट होते हैं, कुछ ऐसे पैरासाइट होते हैं जो कि लिवर का इन्फेक्शन कराते हैं, उनको हम बोलते हैं लिवर फ्लूक्स, दैट इज पैरासिटिक इन्फेक्शन। उन इन्फेक्शन के कारण भी ये पित्त की थैली का कैंसर पाया जाता है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, पित्त की थैली के अंदर स्टोन, पथरी, जिसको हम आम भाषा में गॉल ब्लैडर स्टोन बोलते हैं, अगर किसी महिला में, पुरुष में गॉल ब्लैडर स्टोन बहुत लंबे समय तक है, वो उस प्रकार का कंटामिनेटेड वाटर कंज्यूम कर रहा है और 10-15 साल तक अगर उसका इलाज नहीं कराया है, तो वो जो पत्थर होता है वो उस जो पित्त की नली होती है उसमें इतना ज्यादा इरिटेशन करता है, इन्फ्लेमेशन करता है कि ओवर द ईयर्स वो कैंसर में तब्दील हो जाता है। तो इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, स्मोकिंग, ओबेसिटी, टोबैको कंजप्शन और इसके अलावा डायबिटीज, जिन पेशेंट को हाई डायबिटीज होती है उनमें हीलिंग पावर कम होती है, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन ज्यादा होता है, और गॉल ब्लैडर स्टोन और कुछ पैरासिटिक इन्फेक्शन यानी कि लिवर फ्लूक्स, ये आम कारण है पित्त की थैली यानी कि बिलियरी ट्रैक्ट कैंसर को कराने। कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स की अभी आपने बात की, चाहे वो डायबिटीज हो, स्टोन हो या फिर टबैको हो, तो ये जितने भी फैक्टर्स है इसमें मैं स्टोन की बात करूंगी। स्टोन क्योंकि एक ऐसी चीज है जो ह्यूमन बॉडी में बहुत आसानी से आजकल देखा जा रहा है, तो ये स्टोन तो हर किसी के बॉडी में दिख रहा है, पर क्या ऐसे उपाय हैं जिससे स्टोन से बचा जा सके या फिर उस स्टोन को कैंसर में बदलने से रोका जा सके? और ये भी मैं साथ साथ में जानना चाहूंगी कि कितना समय लगता है एक स्टोन को कैंसर में बदलने में, क्योंकि आपने अभी कहा कि इट टेक ईयर्स, तो हाउ मेनी ईयर्स डज इट टेक? और साथ ही साथ में डॉक्टर साहब, स्टोन की अगर मैं बात करूं तो स्टोन क्योंकि उसके जो डॉक्टर्स जब उसको क्योर कर रहे होते हैं तो कई अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट्स बताते हैं। कुछ बोलते हैं कि सर्जरी की जानी चाहिए, कुछ मेडिकेशन देते हैं, तो कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस बताते हैं, वाटर इनटेक बढ़ाने के लिए कहा जाता है। तो ऐसी क्या चीजें हैं जिससे वो क्योर किया जा सके और कैंसर में बदलने से रोका जा सके? देखिए, जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने बताया कि जो गॉल ब्लैडर स्टोन है वो फीमेल्स में ज्यादातर देखा गया है, उसके बहुत सारे हार्मोनल कारण होते हैं। तो यूजुअली देखा गया है कि मिडिल क्लास फीमेल्स को अगर पेट दर्द होता है तो वो यूजुअली उनको इग्नोर कर देती है। तो मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि जिन भी मध्यम वर्गीय महिलाओं को या किसी को भी अगर पेट में दर्द हो रहा हो और वो दर्द नॉर्मल दवाइयों से डॉक्टर को दिखाने के बाद भी 4-5 दिन बाद, हफ्तों तक ठीक नहीं हो रहा हो, तो एक मिनिमल इन्वेस्टिगेशन होती है पेट की सोनोग्राफी, वो उनको जरूर करानी चाहिए। और वो सोनोग्राफी कराने के बाद अगर उसमें रेडियोलॉजिस्ट की तरफ से लिखा जाता है कि आपके पित्त की थैली में पत्थर पाए गए हैं, स्टोन पाया गया है, तो जो भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है जो कि इस विषय में
ज्यादा ज्ञान रखते हैं उनको दिखाना चाहिए और उस गॉल ब्लैडर स्टोन की लोकेशन और साइज के हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है कि उनको सर्जरी करानी है, मेडिसिन की जरूरत है या ऑब्जर्वेशन यानी कि लाइफस्टाइल बैलेंस से भी मेंटेन हो सकता है। तो अगर हम समय रहते अगर वो गॉल ब्लैडर स्टोन कम साइज का है, उसके नंबर कम है, अगर हम उससे निजात पा सकते हैं तो गॉल ब्लैडर कैंसर होने की संभावना ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जो आपका दूसरा सवाल था कि कितना समय लगता है कि अगर मान लो कोई भाई बहुत मरीज होते हैं जो रूरल साइड में होते हैं वो किसी कारण से नहीं जा पाते, तो कम से कम 8-10 साल लगते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन की जो इरिटेशन होती है बाइल डक्ट म्यूकोजा के ऊपर, उससे जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको तब्दील होने में 10 से 12 साल लगते हैं। तो कहने की बात यह कि आपको समय बहुत मिलता है, अगर हम उस समय रहते जाग जाए तो इस कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर मैं गॉल ब्लैडर स्टोन के माध्यम से बात करूं तो हम आमतौर पे देखते हैं कि कैंसर का जो इलाज होता है वो या तो सर्जरीज होती हैं, कीमोथेरेपी होती है, रेडिएशन होती है। तो ये जो बीटीसी है इसमें किस तरीके का इलाज आप पेशेंट्स के लिए कर रहे हैं, प्लस उनकी स्टेज को देखते हुए आप किस तरीके के सजेशंस दे रहे हैं कि क्या आप मेडिकल हिस्ट्री को भी कंसिडर कर रहे हैं और साथ ही साथ में जो भी ट्रीटमेंट उनको दिया जा रहा है उसके अलावा मेडिकल एडवांसेस में क्या कुछ ऐसे पेशेंट्स के लिए आ रहा है? बिल्कुल, देखिए मेरे पास जो भी बिलियरी ट्रैक्ट कैंसर के पेशेंट आते हैं, जब भी वो मेरे पास ओपीडी में आते हैं तो मरीज को पता नहीं होता कि उसको कैंसर डायग्नोस हो गया है। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं कि साहब पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और हमको किसी ने आपके पास भेजा है कि हमको कैंसर की आशंका है। जब उनका सिटी स्कैन कराते हैं तो हमको पता लगता है कि उनको कैंसर की आशंका है, हम बायोप्सी कराते हैं और जांचों से हमको पता लगता है। तो कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी के बारे में बात करने के पहले मैं थोड़ा सा इसके लक्षण के बारे में बात करना चाहूंगा, वो सवाल का जवाब हमारा रह गया था। अगर बिलियरी ट्रैक्ट कैंसर के लक्षणों के बारे में बात करें तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण होता है पेट दर्द, जो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पेट दर्द से मरीज सबसे पहले आता है। अगर हम उसको सही समय पे ढंग से नहीं देखें और उसका इलाज चालू ना करें तो आंखों में पीलियापन आना, जिसको हम साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं येलोविश डिस्कलरेशन ऑफ आइज, और इसका एक साइंटिफिक वर्ड होता है इक्टेरस। अगर आंखों में पीलापन है, पेशाब पीली आ रही है, मरीज अगर यूरिन कर रहा है उसको दिख रहा है कि मेरा पेशाब बहुत पीला हो रहा है, और जो आपका स्टूल है, जो आपकी लैट्रिन है, अगर वो पेल कलर की हो गई यानी कि सफेद रंग की हो रही है, पेट दर्द हो रहा है, और अगर which are symptoms to, sorry to cut you, but which are symptoms to jaundice as well? Yes, so basically yellowish discoloration of eyes is a type of a jaundice, जिसको हम साइंटिफिक भाषा में एक्टेरस बोलते हैं। इन्हीं मरीजों में स्किन में खुजली बहुत होती है और वो जो इचिंग का कारण है वो शरीर में जो ये पीले आया है वो ये है। अब मैं अपने दर्शकों के बताना चाहूंगा कि उनको कैसा पता लगे कि उनको पीलिया कितना है। तो जब हम अपनी आम ब्लड रिपोर्ट्स कराते हैं, सीबीसी कराते हैं, एलएफटी कराते हैं, आरएफटी कराते हैं, तो एलएफटी के अंदर एक मार्कर होता है जिसको हम बोलते हैं बिलीरुबिन, जो अगर हम सब लोग कराएंगे तो वो 1 से कम ही आएगा। अगर वो बिलीरुबिन हमारा 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, कुछ मरीजों में 13, 14 तक चले जाता है इस कैंसर की वजह से। क्यों जाता है? क्योंकि जो पित्त की नली होती है वो जब ब्लॉक हो जाती है तो वहां से एक बाइल जूस निकलता है। अगर उसका प्रभाव कम हो जाता है, फ्लो कम हो जाता है, तो उस कारण से शरीर में पीलिया बढ़ जाता है और वही हमारी आंखों में और पेशाब में पीलियापन के कारण दिखाई देता है। तो ये एक बहुत मुख्य कारण है, और जब ये पीलिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो यही शरीर में इचिंग यानी कि खाज खुजली भी करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइन और सिम्टम्स है बिलियरी ट्रैक्ट कैंसर के। आपका अगला सवाल था कि मेरा अगला सवाल ये है कि किसी भी पेशेंट को कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी ट्रीटमेंट देने से पहले उसकी हिस्ट्री जो है वो स्टडी की जाती है और कंसल्ट उस हिसाब से किया जाता है। तो पेशेंट की हिस्ट्री के हिसाब से अगर उसको ये बीमारी है तो उसको किस तरीके से क्या क्या ट्रीटमेंट दिए जाएंगे, क्या कुछ सजेशंस जो है आप एज अ डॉक्टर देंगे, और उसमें किस तरीके की हिस्ट्री के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट है? देखिए, अगर गॉल ब्लैडर कैंसर या बिलियरी ट्रैक्ट कैंसर, हम सब चाहते हैं कि हमारे पास मरीज को अर्ली स्टेज में पता लग जाए। तो किसी भी पेशेंट को, अगर किसी भी कैंसर की 4 अवस्थाएं मुख्य होती है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी अवस्था का मतलब वो कैंसर अपनी जगह से निकल के बाकी जगह फैल गया है। यानी कि मान लो मेरे पास अगर कोई मरीज आता है, उसका मैं सिटी स्कैन देखता हूं, उसमें अगर वो कैंसर की गठान गॉल ब्लैडर या पित्त की नली से निकल के लिवर में बहुत सारी गठानों में तब्दील हो गई, तो उस कैंसर को मैं बोलूंगा चौथी अवस्था का कैंसर। और अगर मेरे पास कोई मरीज आता है जिसमें गठान खाली गॉल ब्लैडर तक सीमित है, गॉल ब्लैडर की परत होती है ऊपर की, बीच की, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, अगर वो ऊपर की परत तक सीमित है तो हम उसको स्टेज 1, स्टेज 2 बोलते हैं।
अगर हमारे पास मरीज स्टेज 1 या स्टेज 2 तक आता है तो सबसे अच्छा इलाज इसका होता है सर्जरी, कि हम पहले ही इसको सर्जरी करें तो हमारा ट्रीटमेंट का जो इंटेंट है वो हो जाता है क्योरेटिव, यानी कि हमारी कोशिश ये रहती है कि इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जाए। तो अगर अर्ली स्टेज में ये बीमारी हमको पता लगती है तो सर्जरी इसका एक बहुत अच्छा इलाज माना जाता है। वो सर्जरी की जब रिपोर्ट आती है, उसके रिपोर्ट के आने के बाद उसको हम बोलते हैं लार्ज बायोप्सी रिपोर्ट। तो एक स्टेजिंग तो हम बनाते हैं क्लिनिकल, जो हमने सिटी स्कैन के माध्यम से बनाई, और एक स्टेजिंग हम बनाते हैं पैथोलॉजिकल, यानी कि जो वो पूरा टिश्यू निकला है उसमें कितना बड़ा ट्यूमर का साइज है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमको क्या दवाई आगे देनी है या नहीं देनी। तो ये तो हो गया अर्ली स्टेज का। अगर मैं बात करूं एडवांस स्टेज की, यानी कि इनऑपरेबल, जिसकी हम सर्जरी नहीं कर सकते, उन पेशेंट्स में मुख्य रूप से 3 थेरेपीज का योगदान है, जिसमें से मुख्य है कीमोथेरेपी। तो बिलियरी ट्रैक्ट कैंसर में जो मोस्ट कॉमन कीमोथेरेपी हम यूज करते हैं वो है जेमसिटाबिन और सिस्प्लेटिन, और ऑक्सैलिप्लेटिन भी एक दवाई आती है। इन दोनों को मिला के हम देते हैं और 8 दिन के अंतराल में या 15 दिन के अंतराल में हम मरीज को बुलाते हैं, भर्ती करते हैं और ग्लूकोज की बोतल के मात्रा के द्वारा इस दवाई को लगाया जाता है। इससे जुड़ी हुई मैं एक बात अपने मरीजों को बताना चाहूंगा कि ऐसी बहुत सारी कीमो ड्रग्स होती है जिससे बाल जाते हैं, जिसको हम साइंटिफिक भाषा में एलोपेशिया बोलते हैं। लेकिन गॉल ब्लैडर कैंसर में जो दवाई लगती है, इससे बाल मुख्य रूप से नहीं जाते। आपके जो बाल है इस वाले दवाई से नहीं जाते। तो ये एक मरीजों के लिए राहत है, जिससे उनको कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम अगर इस दवाई को लगाएंगे तो हमारे बाल जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो एक तो इसका ट्रीटमेंट पार्ट होता है कीमोथेरेपी, दूसरा ट्रीटमेंट पार्ट होता है इम्यूनोथेरेपी, और तीसरा ट्रीटमेंट पार्ट होता है टारगेट थेरेपी। अभी आपने इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी के बारे में बताया, तो क्या होती हैं ये, इसके बारे में विस्तार से बताइए, और साथ ही साथ में किस स्टेज पे या किस तरीके के पेशेंट हिस्ट्री जो होती है उसके साथ में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और जब ये नई थेरेपीज की हम बात कर रहे हैं तो मेडिकल एडवांसमेंट में क्या कुछ और नया इनसे जुड़ा हुआ आ रहा है? देखिए, मेडिकल एडवांसमेंट की आपने बहुत अच्छी बात करी है। मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना भूल गया था, जिसको मैं ऐड कर देता हूँ कि अगर हमारे पास पित्त की थैली के कैंसर का डाउट आ रहा है तो ऐसी क्या इन्वेस्टिगेशंस है जो हम करें जिससे कि हमको क्लियर पता लग जाए कि जो गॉल ब्लैडर कैंसर है वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो इसके लिए बेसिक कोई भी मरीज के पास आजकल आई थिंक रूरल प्लेसेस में भी सोनोग्राफी की मशीन अवेलेबल है, उससे हमको ये पता लग जाता है कि कहीं ना कहीं गॉल ब्लैडर में या कहीं सूजन है या गठान है पित्त की नली में। अगर वो मरीज हमारे पास आता है और कहीं से उसके पास प्रूफ है तो हम उसमें एडवांस टेक्निक की जांच कराते हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है ट्रिपल फेज सिटी स्कैन एब्डोमेन, यानी कि पूरे पेट का सिटी स्कैन। उसके अलावा हम छाती का सिटी स्कैन भी कराते हैं चेक करने के लिए कि फैला हुआ तो नहीं है। और अगर उसका बायोप्सी प्रूफ करना हो, यानी कि हमको टुकड़े की जांच करनी हो, तो एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं ERCP, दैट इज एंटेरो रेट्रोगेट कोलेंजियो पेंक्रेटोग्राफी। ये हम एक पाइप के द्वारा करते हैं, जिससे कि हमको टिश्यू लेके ये जांच में पता लग जाता है कि उसमें कैंसर है कि नहीं, क्योंकि अल्टीमेट प्रूफ हमको साइटोलॉजी या हिस्टोपैथोलॉजी से करना ही है। तो इन एडवांस टेक्निक से जब हमको पता लग जाता है, कंफर्म हो जाता है कि पित्त की थैली का या पित्त की नली का कैंसर है, तब हम आगे इस इलाज के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आपने मुझे सवाल पूछा था कि इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी और मेडिकल एडवांसमेंट में ऐसा क्या है जिससे कि हम ये पता कर सके कि ये थेरेपीज है क्या। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा टारगेट थेरेपी के बारे में। जैसे कि वर्ड अपने आप में है टारगेट, कि ये कुछ ना कुछ पर्टिकुलर म्यूटेशन को टारगेट करता है जिससे कि हम उस कैंसर को रोक सकते हैं। ये हमको कैसे पता लगे कि टारगेट क्या है? तो आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि जो भी हम टुकड़े की जांच करते हैं, जिसको हम बायोप्सी बोलते हैं, उसके सैंपल पे हम एक जांच कराते हैं जिसको बोलते हैं NGS। उस NGS जांच में हमको बहुत सारे म्यूटेशन देखने को मिलते हैं, और ऐसा पाया गया है साइंटिस्टों के द्वारा कि इन पित्त की नली या पित्त की थैली के कैंसर में कुछ ऐसे म्यूटेशन हैं जो कॉमनली पाए जाते हैं। अगर वो म्यूटेशन पॉजिटिव आ जाते हैं तो आज हमारे पास टैबलेट फॉर्म में कुछ ऐसी टैबलेट्स अवेलेबल है जिसके द्वारा हम इस कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर वो टारगेट हमें मिल गया, इसका मतलब वो टारगेट उस कैंसर को मुख्य रूप से आगे बढ़ा रहा है, जिसमें कि एक IDH म्यूटेशन होता है, FGFR म्यूटेशंस होते हैं। इन सभी के अगेंस्ट आजकल की तारीख में दवाइयां उपलब्ध है। दूसरा सवाल आपका था इम्यूनोथेरेपी को लेकर।
तो इम्यूनोथेरेपी आजकल आप देख रहे होंगे अखबारों में काफी प्रचलित नाम है ये। तो बेसिकली दर्शकों के लिए सिंपल भाषा में इम्यूनोथेरेपी क्या है? बेसिकली इम्यूनोथेरेपी हमारे ही बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ा के कैंसर को रोकने का काम करती है। तो हमारे बॉडी में भगवान ने, मैं सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, हमारे शरीर में एक सेल्स दिए है जिसका नाम है टी सेल्स। इन टी सेल्स का काम है कि शरीर में नेचुरल इम्यूनिटी को मेंटेन करना। जब कैंसर सेल्स शरीर में प्रवेश करती है तो इन टी सेल्स और कैंसर सेल्स के ऊपर कुछ ऐसे रिसेप्टर होते हैं जिससे कि नकारात्मक यानी कि नेगेटिव सिग्नल निकलते, और उन नेगेटिव सिग्नल्स के कारण ये जो टी सेल्स है जिनका काम है बाहरी किसी भी फॉरेन बॉडी को पहचान के मार देना, वो नेगेटिव सिग्नल्स के कारण पहचान नहीं पाती और कैंसर सेल्स शरीर में आके कैंसर डेवलप कर देता है। ये जब इम्यूनोथेरेपी हम इंजेक्ट करते हैं, इसको भी हम ग्लूकोज की बोतल में नॉर्मल सलाइन में मिक्स करके देते हैं, तो ये जो नेगेटिव सिग्नल जो इनके दोनों के मिलने से बनता है उसको कट डाउन कर देता है और हमारी बॉडी की जो नेचुरल टी सेल्स है उसको इतना इंक्रीज कर देता है, उसकी इम्यूनिटी को इतना इंक्रीज कर देता है कि वो उन कैंसर सेल्स को किल कर देती है। तो इम्यूनोथेरेपी का काम करने का तरीका अलग है और कीमो का अलग। तो जब हम ये दोनों मिला देते हैं तो कैंसर के ऊपर प्रभाव और इफेक्ट काफी गुना बढ़ जाता है। इसीलिए आज की तारीख में मेडिकल साइंस में हम पित्त की थैली की कैंसर में कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी दोनों को एक साथ मिला के देते हैं। हम अलग अलग थेरेपीज के बारे में बात कर रहे हैं, पर एक टर्म और होता है पैलिएटिव केयर। तो डॉक्टर साहब, अगर किसी पेशेंट का इलाज संभव नहीं है या फिर वो बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज तक पहुंच चुका है कि उसको ट्रीट नहीं किया जा सकता है, तो पैलिएटिव केयर का इस्तेमाल किया जाता है, तो किस तरीके से ये किसी पेशेंट की मदद कर रहा है? देखिए, ये पैलिएटिव केयर आज की कैंसर की दुनिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर है। क्यों है, मैं समझाता हूँ। पहले तो मैं ये वर्ड पैलिएटिव का मतलब मैं दर्शकों को समझाना चाहता हूँ। देखिए, पैलिएटिव का विपरीत वर्ड हम क्यूरेटिव यूज करते हैं। क्यूरेटिव जैसे कि आपने बताया कि अर्ली स्टेज के कैंसर में हम उसको सर्जरी करके जड़ से खत्म करने का है। पैलिएटिव का मतलब यह है कि कैंसर अब चौथी अवस्था का हो चुका है, वो जड़ से तो खत्म नहीं हो सकता, लेकिन दवाइयों के मात्रा से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो दवाई देने के बाद भी रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं और एक पॉइंट पे आके मरीज का पीलिया, जैसे कि मैंने बिलिरुबिन बताया था, वो इतना हाई हो जाता है, कैंसर पूरे शरीर में इस कदर फैल जाता है कि उसका इलाज करना संभव नहीं है, क्योंकि मरीज का वजन इतना कम हो जाता है कि वो किसी भी थेरेपी को झेलने के लायक नहीं होता। 5-10% मरीज हमको ऐसे इसमें मिलते हैं। तो पैलिएटिव केयर में हमें क्या करना चाहिए? जैसे कि किसी भी मरीज हमारे पास आया जो बोलता है सर मेरे को पेट दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हम उस दर्द के लिए क्या क्या स्टेप आउट मेडिकेशन है, वो एक पैलिएटिव केयर का पार्ट है। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें पीलिया बहुत ज्यादा हो जाता है, वो पीलिया ब्लॉक होता है क्योंकि जो पित्त की नलियां होती है वो ब्लॉक हो जाती है, तो हम एक स्टेंट डालते हैं। उस स्टेंट डालने से हम उस पित्त की नली का जो फ्लो होता है उसको बाईपास कर देते हैं, और जैसे जैसे वो पीलिया कम होता है वैसे वैसे थोड़ी बहुत मरीज को राहत मिलती है। तो पेन किलर्स, स्टेंटिंग जो कि हम पाइप डाल के कर सकते हैं, उसके अलावा अगर मरीज को इसके वजह से उल्टी बहुत ज्यादा हो रही है तो उसके इंजेक्शंस, ये सारे पार्ट है पैलिएटिव केयर। अगर हम नंबर्स देखें तो इसके केसेस के जो नंबर हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, पर अभी भी यही कहा जा रहा है कि इसको लेकर जागरूकता बहुत कम है। तो बीटीसी यानी कि बिलियरी ट्रैक्ट कैंसर से रिलेटेड जो अवेयरनेस है वो इतनी कम अभी भी क्यों है? देखिए, मैंने शुरू में कहा था कि इसके जो अर्ली सिम्टम होते हैं वो होता है पेट दर्द। अब पेट दर्द भारत में बहुत महिलाएं, बहुत पुरुष इग्नोर कर देते हैं, या फिर वो ये जहमत नहीं उठाते हैं कि हम जाके एक बार डॉक्टर को दिखा के, अगर ये दर्द ठीक नहीं हो रहा तो हम एक बार दिखा के ये पूछ ले कि किस कारण से दर्द हो रहा है। तो मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहूंगा, किसी भी सिम्टम को लंबे समय तक, अगर वो 8-10 दिन तक परसिस्ट है, उसको इग्नोर ना करें। तो एक कारण तो यही है कि हम जो इसके अर्ली स्टेज के सिम्टम्स है जब उसको इग्नोर कर देते हैं और जब हमको बीमारी लेट स्टेज में पता लगती है तो एक कारण है कि हमको गॉल ब्लैडर कैंसर प्रिवेंट करने में दिक्कत होती है। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया था कि स्मोकिंग, टोबैको कंजप्शन, अल्कोहल, ऑब्वियसली इनको अवॉइड करना ही करना है। दूसरा, जो आपका लाइफस्टाइल है, जो आपका एक्सरसाइज है, उससे अगर आप अपना वेट कंट्रोल करते हैं तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस कम रहेंगे। डायबिटीज होने के चांसेस कम रहेंगे तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन के चांसेस कम रहेंगे, और इन्हीं सब फैक्टर्स के द्वारा आप गॉल ब्लैडर कैंसर को होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि जो भी ये मरीज हैं, उनकी देखभाल करने वाले, उनके परिवार वाले हों या फिर मरीज खुद जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं,
वो उनकी मदद के लिए एक जो मैसेज है जो आप दे पाए कि किस तरीके से वो खुद की मदद कर सकते हैं या फिर उस समय पे जो मैसेज उनके काम आ पाए? देखिए, अगर मैं आज के कुछ सालों पहले बात करूं, 7-8 साल पहले, और अगर कोई बिलियरी ट्रैक का कैंसर या गॉल ब्लैडर का कैंसर हमारे पास 4th स्टेज में 3rd स्टेज में आता था, तो हम उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट नहीं कर पाते थे। पर अच्छी बात यह है कि आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम यही पेशेंट्स जो पहले जिनका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं था, आज काफ़ी सालों तक ये सारे पेशेंट सर्वाइव कर रहे हैं और इनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरीके से पॉसिबल है। तो जो भी केयर गिवर्स है, जो भी रिलेटिव्स है, उनको मैं 2 तरीके की सलाह देना चाहूँगा। एक तो ये कि वो इस कैंसर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा, अगर उनके परिवार में वो कैंसर पीड़ित ऑलरेडी है तो पैलिएटिव केयर और पॉजिटिव फीडबैक और मोटिवेशन ये बहुत जरूरी है केयर गिवर्स के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए, बिकॉज होप इज द अल्टीमेट थिंग। अगर आप होपफुल रहेंगे, केयर गिवर्स होपफुल रहेंगे, तो ही पेशेंट के पास कॉन्फिडेंस आता है किसी भी डॉक्टर के पास जाके इलाज कंटिन्यू करने में। डॉक्टर नाग, जिस तरीके से आपने हमें इस बीमारी से संबंधित जो भी जानकारी दी है, बहुत ही सरल तरीके से सब कुछ बताया है कि क्या कारण हो सकते हैं, क्या लक्षण हो सकते हैं, तो वो हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये जो बीमारी है आप बता भी रहे हैं कि लगातार बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं हर किसी के लिए मदद करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये जानकारी जो है वो हमसे और हमारे दर्शकों के साथ साझा की, और इसी तरीके की स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।